नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ट्रंप इस समय बुरी तरह से भड़बड़ाया हुआ है, बुरी तरह से घबराया हुआ है। उसके समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सारी ताकत, सारे पैसे और सारे पावर के बावजूद बाजी उसके हाथ से हर तरफ निकलती जा रही है। और जब ऐसा कोई बेवकूफ पागल होता है तो वो क्या करता है? उल्टी सीधी बातें करता है। आपको मैंने कल के वीडियो में बताया था, आज जब मैं बात कर रहा हूं तो 6 अगस्त है और 5 अगस्त के वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि अमेरिका के कई अखबारों ने, सीबीएस न्यूज ने, राइटर्स ने और भी कई अखबारों ने यह खबर छापी कि अमेरिका का हथियारों का जो जखीरा है वो लगातार खत्म हो रहा है। खास तौर पर जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो प्रिसीजन मिसाइल्स हैं, जिनसे दूर से बैठे बैठे जॉर्डन में बैठ के, इजराइल में बैठ के या कुवैत में बैठ के वो ईरान में निशाने लगाया करता था, ऐसी मिसाइलों का जखीरा लगातार ख़त्म होता जा रहा है। और एक ये बड़ी वजह है कि उसकी जो आर्मी है वो लड़ने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि बातचीत से मुद्दा सुलझाओ, लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर इस बार लड़ाई हुई तो हमें अपने जहाज़ लेकर जाना पड़ेगा ईरान के आसमान में और फिर वहां से हम जिंदा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे हम नहीं जानते। मैंने यह भी आपको बताया था कि कई अखबारों का कहना है कि ईरान की जंग में 650 से ज्यादा अमेरिकी जो सैनिक हैं वो हलाक हो चुके हैं। अब इन सब बातों का पब्लिक में आना ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल पैदा करने वाला है। उसको लगता है मिड टर्म इलेक्शन होना है और उस समय डेमोक्रेट्स ये सवाल उठाएंगे कि आपने अमेरिका के सारे हथियार खर्च कर दिए, इतने महंगे हथियार खर्च कर दिए, $10 लाख की वो एक मिसाइल बनती है, ये बताइए कि इससे हासिल क्या हुआ? और हासिल बताने के लिए फिलहाल उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक खुलवा नहीं सका है। ये डर है कि उसने क्या कहा, बमक गया बिल्कुल। एक ट्वीट किया उसने, ट्वीट किया वो जो करता है ट्रूथ सोशल पर, वो किया और बोला कि हमारे पास तो बहुत हथियार हैं और जो ऐसी फर्जी खबरें फैला रहे हैं उनको हम जेल में डालेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। जेल में डालने से हकीकत नहीं छुपती। जैसे इमरान खान को 3 साल से पाकिस्तान की जेल में डाला गया है, आज उनके 3 साल पूरे हो गए, लेकिन उससे यह हकीकत नहीं छुपती कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बाकी कितना भी नाटक कर लें, लेकिन वो अमेरिका के बंदर ही हैं। अमेरिका और यूरोप ही उनको नचा रहे हैं और इमरान ने उनके इशारों पर नाचने से इनकार कर दिया था। फलस्तीन की बात कर रहे थे, बाकी बातें कर रहे थे, इसलिए इमरान को उठाकर जेल में डाल दिया गया। तो जेल में डालने से कुछ तय नहीं होता। किसको जेल में डालोगे? 4 पत्रकारों को जेल में डाल दोगे, उससे यह सच्चाई नहीं छिप जाएगी और वो अमेरिका है, इतनी आसानी से जेल में भी नहीं डाल पाएंगे। दरअसल ट्रंप ख्वाब ये देखते हैं कि वो कोई डिक्टेटर हैं, लेकिन अमेरिका में उनकी चलती नहीं है। एक और मजेदार खबर है, वो बताने के बाद ईरान की तरफ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, हूथी की तरफ, हमास की तरफ और पूरे मिडिल ईस्ट की तरफ चलूंगा, लेकिन यह खबर बेहद इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ने से पहले 2 अपीलें। पहला तो ये कि सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में तो पैसे भी नहीं खर्च होते हैं। और दूसरा ये कि अगर आप हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए। एक मेंबर जुड़ता है तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि हमारे जैसे चैनल कितनी मुश्किलात में काम करते हैं और उसमें आपका ये जो सपोर्ट है हमें बड़ी ताकत देता है। कहीं नहीं जाना है, डिस्क्रिप्शन को खोल के देखिए या पहला कमेंट जो आपको दिखाई देगा उसको खोल के देखिए, उसमें लिंक दिया हुआ है, लिंक को फॉलो कीजिए और आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। मिड टर्म इलेक्शंस के लिए वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं, जो प्राइमरी इलेक्शन होते हैं। प्राइमरी इलेक्शन में क्या होता है, 2 पार्टियां हैं, डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं। तो डेमोक्रेट्स में से कौन कैंडिडेट होगा ये चुना जाता है प्राइमरी में, या रिपब्लिकन से कौन कैंडिडेट होगा। यानी इसमें जो चुनाव होता है वो 2 डेमोक्रेट्स के बीच में या 2 रिपब्लिकन के बीच में होता है और उसमें जो चुना जाता है, उसमें जो इलेक्ट होता है, वही आगे सामने वाली पार्टी से टकराता है। अब आप देखिए, आईपैक जो है, यानी इजराइल के लिए फंडिंग करने वाला जो आईपैक है, वो इजरायली लॉबी और दूसरी है। ये डेमोक्रेट्स में भी बहुत मजबूत रहे हैं और रिपब्लिकन्स में तो मजबूत हैं ही। अब डेमोक्रेट्स के बीच से लगातार प्राइमरीज में ऐसे कैंडिडेट इलेक्ट हो रहे हैं जो इजराइल के खिलाफ हैं, जिनको हराने के लिए आईपैक ने लाखों डॉलर लगा दिए, जो लगातार फलस्तीन की बात करते हैं। जैसे मैं आपको एक नाम बताऊं, रशीदा तालिब।
राशिदा तालिब पहले भी आपने देखा है कि लगातार वहां की संसद के अंदर सवाल उठाती रही हैं। इस बार भी उनको हराने की सारी कोशिश बेकार हो गई और वो जीतकर आ गई। इसके अलावा अमेरिका में मिशिगन की जो सीनेट प्राइमरी है उसमें अब्दुल अल सईद जीते हैं। अब्दुल अल सईद पूरी तरह से फलस्तीन के फेवर में है। इनसे जब सवाल पूछा गया, एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा जो जाहिर तौर पर प्रो इजरायली थी, उसने जब यह सवाल पूछा कि आप इजराइल के राइट टू एग्जिस्ट को मानते हैं या नहीं, यानी पूछने का मतलब यह था कि इजराइल को रहने का, जिंदा रहने का, वजूद में रहने का हक है या नहीं, यह सवाल पूछ के दबाया जाता है। तो इन्होंने पलट के कहा कि कभी आपने यह सवाल पूछा है कि फलस्तीन को राइट टू एग्जिस्ट है या नहीं। अमेरिका में यह बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि इजराइल तो एग्जिस्ट करता है, इजराइल तो है, तो उसके बारे में राइट टू एग्जिस्ट की क्या बात करनी है। लेकिन जिस फलस्तीन के वजूद को ही खत्म कर दिया गया है, उस फलस्तीन के राइट टू एग्जिस्ट की बात क्यों नहीं की जाती है, यह सवाल अब्दुल अल सईद ने पूछा था। और अब्दुल अल सईद ने मिशिगन की सीनेट प्राइमरी में डेमोक्रेट्स के बीच में जो जीत हासिल की है वो इसलिए बड़ी हो जाती है कि उनके खिलाफ जो कैंडिडेट था उसको आईपैक जबरदस्त पैसा दे रही थी। दरअसल जो इजरायली लॉबी है वो डेमोक्रेट्स को भी पैसा देती है और रिपब्लिकन्स को भी पैसा देती है। वो चाहती है दोनों तरफ जो उम्मीदवार हों वो प्रो इजराइल हों, वो इजराइल की दलाली करने वाले हों, ताकि कोई भी जीते वो सीनेट में जाकर इजराइल की दलाली करे। तो यह प्लान फेल होता नजर आ रहा है। अगर अब्दुल अल सईद जीत जाते हैं मिशिगन सीनेट को, इसका मतलब यह होगा कि वो पहले मुस्लिम सीनेटर बन सकते हैं और सीनेट के अंदर जबरदस्त तरीके से यह सवाल उठा सकते हैं कि इजराइल को पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों अमेरिका की आर्मी को इजराइल से बांधा जा रहा है, और इस तरह की तमाम बातें। यह खबर कितनी बड़ी है इसको समझना हो तो आपको ट्रंप का वो ट्वीट, वही ट्रुथ सोशल वाला पोस्ट देखना चाहिए। आप उस पोस्ट को देखेंगे जिसमें इनको, अब्दुल अल सईद को कम्युनिस्ट कहा जा रहा है, जाने क्या क्या कहा जा रहा है, और साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप अब्दुल अल सईद की जीत से कितना परेशान है। तो अमेरिका के अंदर बहुत कुछ बदल रहा है, इसीलिए मुझे यह खबर इतनी इंपॉर्टेंट लग रही है। जिस अमेरिका के अंदर किसी जमाने में प्रो इजराइल अगर आप नहीं होते थे तो आपकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती थी। पॉलिटिक्स में जिंदा रहने के लिए चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी से पॉलिटिक्स कीजिए, चाहे रिपब्लिकन पार्टी से पॉलिटिक्स कीजिए, उसमें जिंदा रहने के लिए आपको प्रो इजराइली होना बहुत जरूरी था। चाहे वो बर्नी सैंडर्स हो, चाहे बाकी लोग हो, बातें कितनी भी कर लें, लेकिन अभी तक यही देखा गया था कि जहां इजराइल का मामला सीनेट के अंदर आता था वहां चुपचाप अपने हाथ खड़े कर देते थे, वहां चुपचाप सपोर्ट कर देते थे। तो सीनेट के अंदर 80, 90, 95% लोग ऐसे होते थे जो इजराइल के समर्थक होते थे, इजराइल के फेवर में होते थे, इजराइल की दलाली करते थे, इजराइल से पैसे लेते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह से कम डेमोक्रेट्स में एंटी इजराइल लॉबी लगातार मजबूत हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के अंदर बहुत कुछ बदल रहा है और इसीलिए ट्रंप डरा हुआ है कि अगर मिड टर्म इलेक्शन वो हारता है तो उसकी गद्दी भी जा सकती है। और इन सब का असर ईरान के साथ जो जंग चल रही थी या फिर जो बातचीत चल रही है उसमें बहुत साफ दिखाई दे रहा है। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की जगह यह देख लें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में क्या हो रहा है। ट्रंप ने कहा पूरे दिन से बात चल रही थी, ये वो सब आप जानते हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हो क्या रहा है। अमेरिका ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो बातचीत चल रही है हम भी उसमें शामिल हैं और बस फैसला होने वाला है। ईरान ने कहा कि अगर इस तरह की दखलंदाजी होगी तो कभी बातचीत पूरी नहीं होगी, कोई फैसला नहीं हो पाएगा। अभी तक कोई फैसला हुआ भी नहीं है। 48 घंटे में जो फैसला होने की बात थी, तमाम सारी डेडलाइन दी गई थी, कभी मंगल की डेडलाइन, कभी बुध की डेडलाइन। ईरान ने उस डेडलाइन पे कोई ध्यान नहीं दिया। अपने हिसाब से वो ओमान से बात कर रहा है। और क्या बात कर रहा है? पहली बात तो ये कर रहा है कि खाड़ी में जो वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है उसमें जितने आएंगे, इंटर जितने भी जहाज करेंगे उसको कंट्रोल ईरान करेगा। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अंदर आप तभी आ सकते हैं जब ईरान आपको परमिशन देगा। और अंदर कौन आएगा? अंदर गैर खाड़ी मुल्क के जहाज आएंगे, यानी सऊदी अरबिया, जॉर्डन, ये सब जो खाड़ी के देश हैं, यूएई,
इन देशों के जहाज नहीं, जो बाहर के देश सामान लेकर यहां पर आते हैं वो जहाज यहां से आएंगे। यानी बाहर से खाड़ी के अंदर क्या सामान आएगा इसका फैसला ईरान करेगा, और ईरान का कहना है कि इसके ऊपर हम 7% टोल लगाएंगे। साथ में खाड़ी से कौन बाहर जाएगा ये तय तो ओमान करेगा, लेकिन ईरान से पूछ के करेगा। ओमान उनको हरी झंडी दिखाएगा, लेकिन हरी झंडी दिखाने से पहले उसको पूछना पड़ेगा ईरान से कि क्या इनको जाने दिया जा सकता है। तो एक तरह से आने और जाने दोनों पर ईरान का कंट्रोल रहेगा, और ईरान 7% टोल की बात कर रहा है कि अगर जो जहाज जा रहा है उस पर 100 रुपए का माल है तो उसमें से 7 रुपए का टैक्स उसको, टोल उसको ईरान को देना पड़ेगा। ओमान का कहना है चलो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 3% कर लेते हैं, मामला अभी कुछ तय नहीं हुआ है। ओमान 3% की बात कर रहा है कि 100 में से सिर्फ 3 रुपए लेते हैं। ईरान अभी तक 7 पे टिका हुआ है और केवल 2 मुल्कों को उसने छूट दी है। एक चाइना को उसने छूट दी है और दूसरा उसने रशिया को छूट दी है। चाइना और रशिया के अलावा कोई भी मुल्क होगा, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बर्तानिया हो, कोई भी मुल्क होगा, अगर वहां से जहाज लेकर जाता है तो 7% टोल वसूलने की प्लानिंग कर रहा है ईरान। ओमान मैंने बताया कि 3% की बात कर रहा है, और अमेरिका कहता है कि किसी तरह का कोई टोल नहीं होना चाहिए। जैसे पहले जहाज आते थे और जाते थे, अब भी जहाज आते और जाते रहें, जो होना नहीं है। यह तय है कि वैसा तो नहीं होगा। यह तय है कि ईरान उसको कंट्रोल करेगा। अब 7% से घट के वो 3% हो सकता है, 5% हो सकता है, 4% हो सकता है। कितने परसेंट होगा इसकी बात चल रही है, क्या प्रोसीजर होगा इसकी बात चल रही है, और जो भी समझौता होगा वो इसमें ही होगा। और ये अपने आप में ट्रंप की बहुत बड़ी हार है, क्योंकि उसका सारा जोर इस बात पे था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहले की तरह जंग के पहले वाले हालात में पहुंच जाए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जंग के पहले वाले हालात में नहीं पहुंचेगी, नंबर 1। नंबर 2, अब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई थी उस पर लौटा जाए। तो सवाल यह है कि अगर उसी पर लौटना था तो ये 10-15 दिन बिना मतलब का तमाशा क्यों किया? क्यों अमेरिका के टैक्स का पैसा, अमेरिका के रहने वालों का टैक्स का पैसा हथियारों में और बाकी चीजों में बर्बाद किया गया? क्यों जो खाड़ी के देश थे उनको जबरदस्त नुकसान सहने पर मजबूर किया गया? ट्रंप के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। इन सवालों का जवाब यह है कि उम्मीद इनको यह थी कि इस बमबारी के बाद ईरान झुककर कहेगा कि आप जो कहेंगे वो सब हमको मंजूर है, लेकिन हुआ उल्टा, ईरान और ज्यादा तन गया। इसलिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करना इन्होंने शुरू कर दिया। मैंने आपको कल ही बताया था कि ईरान ये कह रहा है, ईरान इस बात पर बजिद है कि जब एक बार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया है तो उसी पर रहिए, उससे आजू बाजू मत भटकिए। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि ना केवल ईरान को मुआवजा देने की बात जो तय हुई थी वो होगा, बल्कि ईरान का जो एसेट इन्होंने फ्रीज किया था वो भी खोला जाएगा। ईरान के ऊपर से आपको सैंक्शन भी हटाने होंगे, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के कंट्रोल को तस्लीम भी करना होगा। जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था तो दुनिया भर में इसको जीत की तरह देखा गया था ईरान की, और अब उसी को फिर दोहराया जा रहा है। और देखिए, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए कि कह सके कि इसकी वजह से ईरान की जंग में हम हारे तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन यह कहेंगे कि हम जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल नहीं कर पाए। उसकी वजह ट्रंप खुद तो बन नहीं सकते। तो अब यह कहा जा रहा है कि पीट हेग्सेथ जो है उसको इसका शिकार बनाया जा रहा है। देखिए, बादशाह के करीब जो चमचे होते हैं ना, बादशाह की तलवार सबसे पहले उन्हीं की गर्दन पर पहुंचती है। पीट हेग्सेथ पूरी तरह से मागा का आदमी रहा, ट्रंप का पूरा चमचा रहा, चमचागिरी करता रहा। पहले सिनेमा वगैरह के कुछ शो वगैरह किया करता था चैनलों पर, फिर वहां से बाहर निकल के आया, मागा में आया और सीधे वार मिनिस्टर बन गया। इजराइल का पक्का दलाल, ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि प्रो इजराइल रहा। हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता रहा। कई सारे आर्मी के बड़े ऑफिसर्स को इस्तीफा देना पड़ा उसकी वजह से, ये तो जूनियर ऑफिसर था। अब उस पीट हेग्सेथ से कहा जा रहा है कि ट्रंप की कहा सुनी हुई है। वापो की रिपोर्ट है, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है कि पिछले जुमे को जब कैंप डेविड में कैबिनेट की बैठक हुई, फ्राइडे शुक्रवार जुमे को जो बैठक हुई, उस बैठक में दोनों के बीच में
काफी कहा सुनी हुई। ट्रंप ने कहा कि अगर हमारे हथियार खत्म हो रहे थे तो उसकी जानकारी हमें क्यों नहीं दिया गया, वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ। और अब कहा जा रहा है, हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है ये सब बकवास है, जाहिर है वो तो इस बात को तस्लीम कर नहीं सकते, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पीट हेग्सेथ की कुर्सी कभी भी जा सकती है, उसी के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ा जाएगा ईरान में हुई हार के लिए। और ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है, पूरे इतिहास में हमने इस तरह की चीजें देखी हैं। उधर कल तक ये लग रहा था कि हूथियों ने लड़ाई बंद कर दी है और यह खबर आई थी कि डिप्लोमेसी के जरिए सऊदी अरब और हूथी अपने मामलात को सुलझा रहे हैं। हालांकि एक हिंदुस्तानी जहाज पर हमला हुआ था, लेकिन किसी सऊदी जहाज पर हमले की खबर नहीं आ रही थी। अब हूथियों ने यह दावा किया है कि सऊदी का जो तेल टैंकर है डेजी, उस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है और उनका दावा है कि 22 जुलाई से अब तक 6 सऊदी जहाजों को निशाना बनाया गया है। अब ये कितना सच है, कितना गलत निशाना बना है या निशाने पे नहीं लगा है या क्या है, ये बहुत डिटेल में बात कर पाना मुश्किल है, बहुत डिटेल में खबर भी नहीं आई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हूथी और सऊदी अरब वाली जंग ज्यादा लंबी होगी। ईरान कतई नहीं चाहेगा कि इस समय एक और जंग शुरू हो, जब एक जंग खत्म हो चुकी है और सारा मामला ईरान के फेवर में बहुत साफ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि ईरान के भीतर क्या चल रहा है। आपको पता है कि मुस्तफा खामनेई को लेकर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल में खबर आई थी, कल मैंने आपको बताया था कि 2 मिनट के लिए पजेश्कियन मिले थे, किसी बंद कार के पिछले सीट पर मिले थे और अंधेरा था, देख नहीं पाए, हाथ नहीं मिलाए, वगैरह वगैरह। साथ में ये भी खबर चली कि पजेश्कियन अगर इस बार इस्तीफा देंगे तो धमकी ये मिली है कि इस्तीफे को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कहने की कोशिश ये हो रही है कि जो वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट है और जो वहाँ की रिलीजियस गवर्नमेंट है, जो आर्मी है, IRGC है, उसके बीच तनाव चल रहा है। ये सारी बातें आ रही हैं। अब ये बातें कितनी सही हैं, कितनी गलत, यहां बैठकर बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक लंबा बयान आया है पजेश्कियन का, जिसमें उन्होंने 2-3 बातें कही हैं। पहली बात तो इस बात को माना है कि सुप्रीम लीडर से मिलना, उनसे संपर्क करना बहुत मुश्किल है। ये बात सब जानते हैं, इसमें नया कुछ नहीं है कि उनको सिक्योर करके रखा गया है। लेकिन साथ में कहा है कि उनकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है और ये भी कहा है कि इस ताकत को लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पजेश्कियन ने काफी बचाव किया उनको। उनका कहना है कि एक नई कई बैठकें हमारी हुई हैं मुस्तफा खामनेई के साथ और ये कार की पिछली सीट वगैरह की बात बेकार है। कुछ लोग मौजूदा हालात का फायदा उठाकर गलत तरीके से इस बात को पेश कर रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल ये काम करता रहता है, शाहरज़ा पहलवी के इशारे पर हम जानते हैं। एक बार जंग जब खत्म हो जाएगी, जब जंग का खदशा, जंग का अंदेशा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तभी समझ में आएगा कि मुस्तफा अली खामनेई कहाँ हैं, उनके हालात कैसे हैं, उनको कितनी चोट आई है, वो क्या कर पा रहे हैं और क्या नहीं कर पा रहे हैं। ये बातें तभी समझ में आएंगी जब ये जंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और वो पब्लिक में आएंगे या उनका कोई भाषण वगैरह आएगा। अभी इसको लेकर शक के बादल गहरे हैं। हालांकि दोस्तों का यह कहना है कि ईरान का जो आवाम है वो इसकी चिंता नहीं कर रहा है, लेकिन जो बाहर का प्रेस लगातार इस खबर को फैला रहा है, उसके चलते एक सवाल तो बनता ही है कि आखिर मुस्तफा अली खामनेई अपने बाप के भी अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आए, मुसल्ले में क्यों नहीं आए। सिक्योरिटी एक वजह हो सकती है, एक वजह हो सकती है कि उनको चोट इतनी लगी हो कि अभी इलाज चल रहा हो और उस हाल में सामने ना आना चाहते हो। जो भी है वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, वो ईरान के भीतर का मुद्दा है। बड़ा मुद्दा ये है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ट्रंप और इजराइल की बेवकूफ़ी की वजह से हमेशा हमेशा के लिए बदल गया है और अगर फिर से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को फॉलो करने की बात होती है तो फिर इसका मानी सिर्फ इतना है कि अमेरिका ने हार मान ली है। ईरान एक नए वर्ल्ड पावर की तरह सामने आ रहा है जिसके साथ दुनिया को एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। आज मेरे पास यही डिटेल्स हैं। आगे जैसे जैसे जो भी डिटेल्स आएंगी मैं लगातार अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस।